अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने किया था नेक्रोसिस व्हिच इज़ अ मैकेनिज्म बाय व्हिच सेल इज डेथ एंड द सेकंड मैकेनिज्म बाय व्हिच सेल डेथ कैन अकर इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस की अगर हम बात करें तो मतलब हमारा जो एपोप्टोसिस होती है वो हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, यानी ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ होगा कि अब इस सेल ने जो है उसकी क्या होनी है, हमारे पास डेथ होनी है, इस सेल ने अब मरना है, ठीक है। लेकिन जबकि हमारे पास नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस में हम कहते हैं हमारे पास इस तरह से नहीं होती, कोई भी सडन इंजरी हमारे पास हो जाती है, कोई ट्रॉमा आ जाता है सेल की वजह सेल को, जिसकी वजह से वो सेल जो है वो हमारे पास मर जाता है। ऑलरेडी प्लान नहीं होता कि अब इस सेल ने मरना है, ठीक है। अब हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो हमने कहते हैं कि सेल डेथ प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास सेल क्या करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है, ठीक है। प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो डिफरेंस क्या होगा बिटवीन द एपोप्टोसिस एंड द नेक्रोसिस। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्रोसिस के अंदर कोई भी एक्सटर्नली लीथल इंजरी आएगी, यानी एक्सटर्नली इतनी ज़्यादा इंजरी सर को आ जाएगी, यानी लीथल यानी ऐसी इंजरी ही आएगी जिससे सर मर जाएगा। अगर हमारे पास लीथल इंजरी नहीं है तो ऑफकोर्स हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सेल के अंदर एडेप्टेशन होंगी और सेल जो है वो हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा। जबकि एपोप्टोसिस के अंदर हम कहते हैं हमारे पास इंटरनल इंजरी होगी या इंटरनल से रिस्पॉन्स आ रहा होगा कि भाई अब हमारे पास इस सेल का टाइम पूरा हो गया और अब इस सेल को जो है वो हमारे पास मर जाना है। इस तरह से हम एपोप्टोसिस नेक्रोसिस को भी देखने के देखो, एक दो इंसान है, ठीक है। एक इंसान है वो हमारे पास अपनी पूरी लाइफ जीता है और जी के हमारे पास किसी भी वजह से हमारे पास मर जाता है आखिर में, ठीक है ना। लेकिन उसने अपनी लाइफ ले ली 70 75 तक या 60 जितनी भी उसकी ज़िंदगी थी उसने जी ली। लेकिन नेक्रोसिस में क्या हुआ कि 22 23 का कोई था, लेकिन उसकी मेल, ठीक है, उसके हमारे पास जो है ना वो इतनी उम्र थी, ठीक है। और उसका क्या होगा, हमारे पास एक्सीडेंट हो गया उसका, या उसने कोई पॉइजन ले लिया, ठीक है। तो ठीक है 23 का था तो उसके अभी शायद एज आगे थी, उसने पॉइजन ले लिया, उसका एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो गया, मर गया। उसका बाहर से, ठीक है, एक्सीडेंट बाहर से उसको मिला जिसकी वजह से वो उसकी डेथ होगी। लेकिन एपोप्टोसिस में क्या हुआ कि 60 70 तक उसके अपनी ही बॉडी के बस सिस्टम इतनी ही थी उसकी, और वो हमारे पास उसकी डेथ हो गई थी। इंटरनली आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नली हमारे पास कोई ना कोई लीथल इंजरी जो है वो आ गई, ठीक है। अब ये भी बात है, देखो लीथल इंजरी होनी चाहिए। एक्सीडेंट हुआ लेकिन अगर वो एक्सीडेंट इतना लीथल नहीं था, उसको छोटी मोटी चोट लगी, वो बच गया, तो वो नहीं, उसकी नेक्रोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर जो है वो क्या हुआ है कि लीथल इंजरी है, बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। उस आंसर में इसी तरीके से हमारे पास सेल की भी डेथ हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये हम कहते हैं हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ मर्डर होता है कि हमारे पास जो है ना वो बाहर से कोई जो सेल का जो भी एक्सटर्नल स्टिमुला है वो मर्डर कर रहा है सेल्स का, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या सेल है, सेल खुद ही मर रहा है, तो उसको हम सुसाइड कह रहे होते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक पैसिव प्रोसेस हो रहा होता है, पैसिव सेल्स मरते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव सेल मरे होते हैं। तो इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो टिश्यू की डेथ हो रही होती है, यानी बिग ग्रुप ऑफ सेल जो है वो हमारे पास डेथ होगी उनकी। यानी ऐसा नहीं है कि सिंपल एक जो सेल है वो नेक्रोसिस में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई भी बिल्कुल एक्सीडेंट अगर बड़ा सारा हमारे पास हुआ है तो वहाँ पर एक लोग नहीं मरते, ठीक है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ हमारे पास ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हो रहा होता है। तो इसमें भी हम कहते हैं कि हमारे पास टिश्यू डेथ होती है, तो बिग ग्रुप जो होता है ना हमारे पास सेल्स का, वो हमारे पास वो क्या हो जाता है, नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है। जबकि एपोप्टोसिस में हमारे पास सिंगल या स्मॉल क्लस्टर ऑफ सेल जो है वो मर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई इंसान सुसाइड करे तो वो खुद ही सुसाइड करेगा ना, किसी और के साथ तो नहीं मिल के सुसाइड करेगा, उसको थोड़ी सुसाइड करेगा, ऐसे थोड़ी दो बंदे मिलकर सुसाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। सिंगल बंदा ही मेनली हमारे पास से करता है, सुसाइड कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एपोप्टोसिस या तो सिंगल या हमारे पास बिल्कुल स्मॉल क्लस्टर होगा, जबकि नेक्रोसिस में हमारे पास जो है ना वो टिश्यू डेथ होगी और बिग ग्रुप जो होता है ना हमारे पास सेल का, उसकी हमारे पास डेथ हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है नेक्रोसिस में वो डैमेज हो जाती है। हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास सेल जो होता है ना वो स्पेल कर जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सोडियम पोटाशियम पंप होते हैं वो हमारे पास काम नहीं करेगा, सोडियम पोटाशियम पंप, जिसकी वजह से हमारे पास जो एटीपी है वो हमारे पास नहीं यूज़ वगैरह नहीं हो पाएगी, और जिसकी वजह से हमारे पास सेल जो है ना वो स्पेल कर जाएगा, क्यों, क्योंकि एटीपी हमारे पास नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्रोसिस में हमारे पास मेन क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं आ रही, जब ऑक्सीजन नहीं आ रही है हमारे पास एटीपी जो है वो नहीं बनेगी। जब एटीपी हमारे पास नहीं बनेगी तो सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो काम नहीं करेगा। अब सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होगा वो हमारे पास सेल में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा कि वो सोडियम को बाहर फेंकता है पंप और पोटाशियम को अंदर लेकर आ रहा है। तो अब सोडियम को नहीं बाहर फेंक पाएगा तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा, और वाटर जो है वो उसको कंपनसेट करने के लिए सेल के अंदर आएगा, और सेल जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्वेल कर जाएगा, और फिर देन उसके बाद हमारे पास बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो हमारे पास जो डिफरेंट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या कहेंगे, सेल से बाहर जाएंगे और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करवा देंगे सराउंडिंग एरियाज़ में, ठीक है हो गया। जबकि अगर हम बात करें हमारे पास एपोप्टोसिस में, तो एपोप्टोसिस में हम कहते हैं हमारे पास जो सेल होता है वो बर्स्ट नहीं होता, जबकि जो उसके सब्सटेंसेस होंगे, न्यूक्लियस होगी और ऑर्गेनेल्स होंगे, वो सारी क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, श्रिंक
श्रिंक हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं, ठीक है। वो सारी कंडेंस होंगी और जो सेल होगा वो पूरा एक बड़ा सारा सेल है, यानी ये है वो छोटी छोटी हमारे पास जो है ना वो बॉडीज़ के अंदर हमारे पास ऐसे सेपरेट हो जाएगा, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थोड़ा सा कंटेंट लेके ऐसे अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। इन बॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, इस बॉडीज़ को हम कहते हैं हमारे पास एपोप्टोसिस या एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फ्रेगमेंट हो भी सकता है और न्यूक्लियर फ्रेगमेंट नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे कोई भी सेल का कॉन्स्टिट्यूएंट बाहर नहीं निकला, बल्कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी अपनी मेम्ब्रेन लेकर साइड पे हो गया है, तो इस तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूएंट जो बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेशन जो है वो यहाँ पे कॉज नहीं होगी। अच्छा, अब हम कहते हैं हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़, फिर उसके बाद क्या कर रही होती हैं, हम कहते हैं जब हमारे पास एपोप्टोटिक बॉडीज़ होती हैं उनको हमारे पास जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारे पास को खा लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास उनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसकी यानी एपोप्टोटिक बॉडीज़ ये हैं और इनकी हमें फेगोसाइटोसिस करनी है, तो हम कहते हैं कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसमें ये ऑल्टर कर लेते हैं, यानी ये अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में इस साइड अंदर जो है वो हमारे पास जो मॉलिक्यूल लगे हैं ना वो इधर हमारे पास बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे यूँ फ्लिप कर जाएगी, जिसकी वजह से हमें वो जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे पास उसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। इसके अलावा हम कहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास जो है ना वो प्लास्टर हो जाएंगे ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडीज़, जिससे हम ऑप्सोनिन्स भी कह रहे होते हैं, जो कि हमारे पास एक इंडिकेटर दे देंगे मैक्रोफेजेस को कि आई एम द एपोप्टोटिक बॉडी और मुझे जो है ना वो तुमने खाना है या फेगोसाइटोसिस करना है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो हर सेल होता है ना उसके पास बाय बर्थ ही हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एपोप्टोटिक जो भी सुसाइडल का जो प्रोग्राम होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें देखने के वो कब ट्रिगर हो रहा है। जैसे हमारे पास आरबीसीज़ हैं, तो आरबीसीज़ हमारे पास हमें पता है 120 डेज़ जो है वो हमारे पास रहते हैं, लेकिन हमें पता है कि 120 डेज़ के मतलब ऐसा नहीं होता कि 120 डेज़ पे हमारे पास या उसके राउंड अबाउट उसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से वो सुसाइड कर ले, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी उसके अंदर वो मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा, लेकिन जब भी वो ट्रिगर हो जाएगा किसी ना किसी चीज़ से, कोई लीथल या तो कोई इंजरी हो गई, इंटरनल इंजरी हो गई है, या वैसे ही उसका कोई भी स्टिमुलाई है, तो वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो भी सुसाइड का प्रोग्राम है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, उसको एक सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ मैंने अब सुसाइड करनी है, और वो हमारे पास जो है ना वो अपना पूरा प्रोसेस जो है वो कर देगा। अच्छा, हमने ये पहले बात की थी कि हमारे पास जो नेक्रोसिस होती है वो ऑलवेज हमारे पास पैथोलॉजिकल होती है, जबकि हमारे पास एपोप्टोसिस फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और हमारे पास पैथोलॉजिकल भी हो सकती है, ठीक है। अब हम फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस देखेंगे हमारे पास क्या एग्जांपल्स हमारे पास फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के एपोप्टोसिस की हैं। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास एपोप्टोसिस होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास एम्ब्रियोजेनेसिस इज़ अ गेम ऑफ माइटोसिस अलॉन्ग विद द एपोप्टोसिस, कि माइटोसिस हो रही होती है साथ में एपोप्टोसिस हो रही होती है। अब हम जैसे फिलफर्स अगर अपने हैंड की एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास हैंड जो होता है ना वो हमारे पास अभी मतलब जिस तरह से कहते हैं ना जैसे वेब्ड होता है, ठीक है, ये हमारी पास जो उंगलियाँ हैं इनके दरमियान में भी ऐसी वेबिंग सी प्रेजेंट होती है जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास एम्ब्रियो में होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस होती है और हमारे पास पूरी जो है ना वो अच्छी खासी हमारे पास यूं करके उंगलियों की शेप आ जाती है। तो ये जो बीच वाला जो सारा एरिया है वो क्या हो गया, उसकी हमारे पास एपोप्टोसिस हुई है जिसने हमारे पास शेप दिया, ठीक है। इस तरह हाथों की भी, पाँव की भी उंगलियाँ और भी हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जगह होते हैं कि जहाँ पे भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें बन जाती हैं, फिर बाद में उनकी क्या हो जाती है, हमारे पास एपोप्टोसिस होती है और एक जो डिफाइंड शेप है वो हमारे पास जो है वो होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकंड है वो हम कहते हैं हमारे पास हार्मोनल विड्रॉल है, यानी हमारे पास क्या हो गया, अब हार्मोनल विड्रॉल जैसे हमारे पास लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, ठीक है, जैसे मदर है वो हमारे पास लैक्टेट करिए तो उसकी जो ब्रेस्ट होती है वो हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास स्वेल हो जाती है, फैटी हो जाती है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो लाइक सिक्रीशंस वगैरह जो है वो आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे पास हार्मोन प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ब्रेस्ट होगी उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस में हमारे पास क्या होता है कि एपोप्टोसिस होती है, जो सेल हमारे पास ग्रो किए हुए होते हैं वो दोबारा से उनकी एपोप्टोसिस हो जाएगी, ठीक है। वो एपोप्टोसिस हो जाएगी तो वो सेल सुसाइड कर लेंगे और दोबारा से जो ब्रेस्ट होगी वो अपनी साइज़ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ हम कहते हैं हमारे पास जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं वो भी हमें देखें, जो हमारे पास प्रेगनेंसी होती है तो उसमें हमारे पास एंडोमेट्रियम के सेल्स इतने ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं कि पूरा फिटस को जो है वो हमारे पास न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और इतना मतलब वो हो जाते हैं कि वो होल्ड भी कर रहा होता है पूरे फिटस को, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास डिलीवरी होती है तो वो दोबारा से हमारे पास जो फिटस है वो लाइक यूट्रस है वो हमारे पास 2 to 3 वीक्स मेनली में हमारे पास दोबारा से अपनी लाइक पोजीशन में आ जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पे भी जो सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई थी लाइनिंग के अंदर, जैसे ही वो हार्मोन हमारे पास चले गए, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, तो हमारे पास दोबारा से वो सेल क्या हो गए, उनकी एपोप्टोसिस हुई और दोबारा से अपनी जो है वो शेप के अंदर जो है वो आ गए, ठीक हो गया। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो हमारे पास होता है ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स। अब ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स हैं तो हम इम्यूनिटी वाले चैप्टर में भी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि जब ये थायमस ग्लैंड के अंदर हमारे पास टी सेल्स बन रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसे टी सेल्स भी बनते हैं जो कि हमारे पास ऑटो इम्यून होते हैं। यानी क्या मतलब कि वो ऐसे टी सेल्स बनते हैं जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट
हेल्दी हमारे पास एंटीजन है जो हमें चाहिए, उनको भी वो हमारे पास जो है ना वो किल कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वो ऐसे टी सेल्स को जो हमारी बॉडी है वो आइडेंटिफाई करती है और उनके हमारे पास एपोप्टोसिस करवा देती है, ताकि कोई भी ऐसा टी सेल ना प्रोड्यूस हो जो कि हमारे पास बॉडी के सेल्स को ही खाने लग जाए और कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ ना करवाए। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि इसमें भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रही होती है। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ वन एग्जाम्पल इज द हमारे पास सेल पॉपुलेशन को मेंटेन करना, यानी बोन मैरो हो गया, GIT हो गया, स्किन म्यूकोजा की ग्रोथ हो गई या स्किन पे एपिडर्मिस की ग्रोथ हो गई, तो वहाँ पे डिफरेंट सेल्स जो है बहुत ज़्यादा हमारे पास ना ग्रो कर जाएँ। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करना, क्योंकि अगर अब नॉर्मल हमारे पास सेल की ग्रोथ हो जाएगी तो वो ऑफ कोर्स टुवर्ड द कैंसर में लेके जाएगी। लेकिन हमारे पास जो एपोप्टोसिस का जो ये हमारे पास है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्किन है, GIT है, उनकी हमारे पास क्या होती है कि सेल जो है वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा सेल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल की वो है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारे पास पैथोलॉजिकली कब हमारे पास ऐसा हो जाता है कि जिसमें हमारे पास एपोप्टोसिस होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहला हमारे पास है जेनेटिक मटीरियल सीवियरली इंजर्ड। कोई भी हमारे पास इंजरी है, थर्मल है, केमिकल है, वट एवर सो द इंजरी इज़, हमारे पास जो भी DNA है या हमारे पास क्रोमेटिक मटीरियल है, वट एवर जो भी हमारे पास जेनेटिक मटीरियल है वो हमारे पास इंजर्ड हो गया है। अब अगर उस सेल की हमारे पास एपोप्टोसिस ना हो, जिसका जेनेटिक मटीरियल इंजर्ड हो गया है, तो वो क्या करेगा, जो हमारे पास अपनी कॉपीज़ बनाएगा, तो वो जो कॉपीज़ होंगी वो हमारे पास भी क्या होंगी, ऑल्टर्ड होंगी, और वो फिर हमारे पास अल्टीमेटली डिजीज़ कॉज करेंगी। तो हम अपने बॉडी को इससे बचाना चाहते हैं, तो वो ऐसा सेल जो जिसका जेनेटिक मटीरियल जो है वो हमारे पास ख़राब हो गया है, तो उसकी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास एपोप्टोसिस हो जाएगी, ताकि आगे जाके हमारे पास कॉज ना करवाए कि ऐसे सेल ना कॉज कराए जो कि हमारे पास डिजीज़ कॉज करवा सकें। ठीक है, फिर हम कहते हैं हमारे पास वही हमने बात की स्फीयर, हाइपोक्सिया या थर्मल इंजरी, इन्हीं में हमारे पास या तो DNA डैमेज हो रहा है या हमारे पास इसमें हो रहा है। फिर हमारे पास ये इसी का ये जो है ना वो हमारे पास कॉज है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास होता है एंडोरेटिकुलम स्ट्रेस। अब एंडोरेटिकुलम स्ट्रेस क्या होता है कि हमारे पास एक्यूमुलेशन हो जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की, यानी हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस हुआ, तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो इसमें हमारे पास यूँ हमारे पास प्राइमरी होते हैं, फिर उन्होंने फोल्ड होना होता है, तो वो सही से नहीं हुआ या कहीं भी जीन का फर्क आ गया या इस तरह से उन्होंने फोल्ड हो गए, इस तरीके से फोल्ड हो गए, सही तरीके से नहीं हुए। ठीक है, बीटा प्लेटिन नहीं हुआ है वो, या अल्फा हेलिक्स उन्होंने होना था वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स की, या उनका DNA का सीक्वेंस ही सही नहीं है, RNA वाले स्टेप में कहीं गलती होगी है, तो उनको भी हमारे पास जो है ना वो एपोप्टोसिस उनकी हो जाती है, ताकि वो आगे जब हमारे पास कॉपी करें, आगे हमारे पास सेल बनाए, तो कोई भी हमारे पास डिफॉर्मिटी जो है वो बॉडी के अंदर ना आ सके। फिर हम कहते हैं हमारे पास कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रग्स है, यानी जैसे हमारे पास पेंक्रियाज है, ठीक है, पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है यहाँ पे के डक्ट्स की, तो आगे वाले सेल्स को तो मतलब हमारे पास जो है वो सिक्रीशन हमारे पास वो भेज रहे हैं, लेकिन वो डक्ट्स में हमारे पास जो है ना वो सही से नहीं काम कर पा रही है। ठीक है ना, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास उस ऑब्स्ट्रक्शन को करने के लिए भी वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी, ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास क्लियर वगैरह हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी क्या थी, हमारे पास पैथोलॉजिकल एपोप्टोसिस की जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स थी। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना वो इंशाल्लाह करेंगे, ये हमारे पास 2 पाथवे जिसके थ्रू हमारे पास एपोप्टोसिस हो रही होती है, वन इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड वन इन द इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक हो गया।